तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वित्तीय अपराध या फाइनेंशियल क्राइम की दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम सब ईडी के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख राहुल नवीन ने हाल ही में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि कैसे अब जांच एजेंसियों की लड़ाई सिर्फ पुराने तरीकों की धोखाधड़ी से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए और बेहद हाईटेक आपराधिक परिदृश्य से है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 94%। सच कहूं तो ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये है इस वक्त ईडी का कन्विक्शन रेट, यानी उनके मामलों में दोष सिद्धि की दर। जरा सोचिए, ऐसे जटिल मामलों में जहां पैसा कई देशों की सीमाओं को पार करता हुआ शेल कंपनियों के जाल में उलझाया जाता है, वहां 94% की सफलता हासिल करना अपने आप में असाधारण है। लेकिन सवाल यह है कि ये सफलता मिली कैसे और आगे का रास्ता क्या है। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। हम बात करेंगे इस नए आपराधिक परिदृश्य की, एजेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड और कानूनी अड़चनों की, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की, और आखिर में अवैध संपत्ति की जब्ती के भविष्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक नया आपराधिक परिदृश्य और आधुनिक खतरों की ओर बढ़ता हुआ बदलाव। ईडी निदेशक राहुल नवीन के बिल्कुल सटीक शब्दों में अगर कहें तो आज का अपराध क्रिप्टो करेंसी, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से परिभाषित हो रहा है। आज भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। अब तो आतंकवाद के वित्त पोषण यानी टेरर फाइनेंसिंग जैसे खतरे सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। ये पुरानी तरीकों वाले अपराधों से एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा शिफ्ट है। याद है जब कुछ समय पहले तक जांच एजेंसियों का पूरा फोकस सिर्फ बैंक फ्रॉड, बड़े कॉर्पोरेट घोटालों या रियल एस्टेट के मामलों पर हुआ करता था। अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। आज के अपराधियों के पास हथियार के नाम पर लैपटॉप, क्रिप्टो करेंसी और एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स हैं, और इसी वजह से हमारी एजेंसियों को भी अपनी रणनीतियों में बहुत तेजी से बदलाव करना पड़ा है। इस नई और चुस्त रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण लाल किला विस्फोट का मामला है। इस तरह के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग और जासूसी की फंडिंग पर अब जो पेनी नजर रखी जा रही है, वो ये साफ दिखाती है कि अब ये लड़ाई सिर्फ देश का पैसा वापस लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बेहद अहम हिस्सा बन गई है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम एजेंसी के ट्रैक रिकॉर्ड और उनके सामने आने वाली कानूनी बाधाओं को देखेंगे। हम वापस उसी 94% वाले आंकड़े पर आ गए हैं। आप देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये ट्रायल अदालतों में पेश किए गए उन ठोस सबूतों और अचूक जांच प्रक्रिया का सबूत है, जो साफ साफ बताता है कि कानूनी कार्यवाहियों में एजेंसी की पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 2400 से भी ज्यादा मामले अभी भी हमारी अदालतों में पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़े स्तर की कानूनी जंग है, लेकिन एजेंसी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन लंबित मामलों में भी उन्हें सफलता मिलेगी और अपराध से कमाई गई संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सफलता के बाद भी अड़चन क्या है? असल में एक बहुत ही क्रिटिकल कानूनी बहस चल रही है। सवाल ये है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की सुनवाई तब तक रोक देनी चाहिए जब तक कि उसका मूल अपराध यानी प्रेडिकेट ऑफेंस साबित ना हो जाए, या फिर इंटरनेशनल एफएटीएफ गाइडलाइंस को मानते हुए इनकी सुनवाई बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यानी स्टैंड अलोन होनी चाहिए? ये वो कानूनी अड़चन है जो कभी-कभी न्याय की रफ्तार को धीमा कर देती है। घरेलू चुनौतियों की बात तो हो गई, अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। हमारे तीसरे हिस्से में बात करते हैं वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की। आपने शायद ARNAP का नाम सुना हो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवैध संपत्तियों की वसूली करने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इसके संचालन समूह यानी स्टीयरिंग ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एसेट रिकवरी के मामले में भारत का वैश्विक नेतृत्व कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2026 में भारत ARINAP की वार्षिक बैठक को होस्ट करेगा। साथ ही ब्रिक्स देशों के एसेट रिकवरी नेटवर्क का मुख्य केंद्र भी बनेगा। इसके बाद 2028 में भारत को ग्लोबल प्लेनरी की मेजबानी भी करनी है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ दिखावे के पद नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे सीधे नीतियां बनाने के असल अवसर हैं। तो इस सब का अंततः नतीजा क्या होगा? हमारे आखिरी हिस्से में हम संपत्ति जब्ती के भविष्य और वैश्विक मानकों पर इसके असर को समझेंगे।
राहुल नवीन के इस बयान से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारत अब सिर्फ दुनिया के बनाए नियमों को मानने वाला देश नहीं रहा। अब हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने वाले वैश्विक मानकों को खुद आकार दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी ये बढ़ती विश्वसनीयता एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो हमारी रणनीति दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, घर के अंदर यानी घरेलू स्तर पर मुकदमों को जीतना और अवैध संपत्तियों को जब्त करना, और दूसरा, ग्लोबल स्टेज पर सहयोग का नेतृत्व करते हुए नए मानक तय करना। सच तो ये है कि इन हाईटेक और जटिल वित्तीय अपराधों की कमर तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपराध अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। एक क्लिक पर करोड़ों रुपए दुनिया के किसी भी कोने में गायब हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुनिया भर की जांच एजेंसियों का आपसी सहयोग इतनी तेजी से विकसित हो पाएगा कि वो इन स्मार्ट और तकनीक से लैस अपराधियों को पकड़ सकें? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।